ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन से चेंज, बिजनेस इज सेम। Politicians are the backbone of the business. आज हम इंडिया में हुए एक बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले की बात करेंगे जिसकी वैल्यू 30,000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अब्दुल करीम तेलगी, जो आदमी कभी रेलवे स्टेशन पर फ्रूट बेचने का काम किया करता था, इस आदमी ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दे दिया, ये जानकर बड़ी हैरानी होती है। जयंत तिनेकर ने इस पूरे स्कैम को एक्सपोज किया था, जिसके लिए सरकार ने उन्हें 2,000 रुपये का इनाम दिया था। ये पूरा स्कैम स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स के अराउंड है, तो आइए पहले देखते हैं कि इंडिया में इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। स्टैम्प पेपर दो तरह के होते हैं, जुडिशियल स्टैम्प पेपर और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ये स्कैम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स का है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के कुछ एग्जांपल्स: प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट अगर आपको बनाना है और आपको कोई लीज एग्रीमेंट बनाना है, इनको बनाने के लिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का यूज़ होता है। चलिए इस स्टोरी को शुरू से देखते हैं। अब्दुल करीम तेलगी के पिताजी रेलवे में क्लास 4 एम्प्लॉय हैं। ये लोग कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में खानपुर में रहते हैं। जब तेलगी की उम्र 7-8 साल की होती है, तभी उनके पिताजी की डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों की वजह से डेथ हो जाती है। फिर यहाँ से सिर्फ 7-8 साल की छोटी सी उम्र से ही तेलगी अपने घर वालों की फाइनेंशियली हेल्प करना शुरू कर देता है। वो पास में ही खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल बेचने का काम शुरू करता है। इसके साथ ही तेलगी अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। थोड़ी देर बाद बेलगांव के गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अब्दुल करीम तेलगी बीकॉम में ग्रेजुएट होता है। उसके बाद अपने शहर में नौकरी ढूंढने के लिए उसे परेशानी होती है, इसीलिए वो मुंबई में जॉब की तलाश में जाता है। मुंबई आने के बाद थोड़ी देर काम ढूंढने के बाद तेलगी को फिलिक्स इंडिया में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिलती है, लेकिन तेलगी अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद तेलगी को साउथ बॉम्बे के किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब मिलती है। वहाँ पर कुछ देर काम करने के बाद 1986 में तेलगी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सऊदी अरेबिया चला जाता है। तेलगी जल्दी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसीलिए वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहा था। तेलगी को जब ये महसूस होता है कि वो सऊदी अरेबिया में जल्दी से पैसे नहीं कमा पाएगा, तो उसका मन सऊदी अरेबिया में भी नहीं लगता है, इसीलिए वो वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई वापस आने के बाद उसने एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसे पता चला कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में पैसा कमाने के लिए जाते थे, इसीलिए उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स के नाम से खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू की और लोगों को फेक पासपोर्ट बनाकर वो गल्फ कंट्रीज में भेजने लगा। कुछ साल ही काम करके तेलगी ने अच्छा पैसा कमाया। थोड़ी ही देर में तेलगी स्कैम में पकड़ा गया और उसे जेल में डाला गया। जेल में अक्सर लोगों को सुधार के लिए लाया जाता है, लेकिन यहाँ जाकर क्रिमिनल माइंडेड लोग नए स्कैम्स को करने के लिए टीम बनाने लगते हैं। ये वही टाइम है जिस टाइम पे हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा था। ऐसे में कुछ कंपनीज के शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इसी टाइम पे रतन सोनी नाम का एक आदमी फेक शेयर सर्टिफिकेट्स बनाकर बेच रहा था। इसी स्कैम में पकड़े जाने की वजह से रतन सोनी को भी जेल हो गई थी। जेल में तेलगी इसी आदमी से आकर मिलता है। रतन सोनी तेलगी से जेल में आने की वजह पूछता है, तो तेलगी उसे अपने फेक पासपोर्ट बनाने के स्कैम के बारे में बताता है। रतन सोनी तेलगी से कहता है कि अगर कोई स्कैम करना ही है तो बड़ा स्कैम करते हैं, और यहीं पर रतन सोनी उसे स्टैम्प पेपर्स के बारे में बताता है। रतन सोनी तेलगी को बताता है कि नकली स्टैम्प पेपर बेचकर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है और ये ज़्यादा सेफ स्कैम भी है। 5 रुपये का स्टैम्प पेपर हो या 50,000 रुपये का स्टैम्प पेपर हो, एक बार यूज़ होने के बाद जब वो बक्से में गया फिर उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती। और इंडिया में स्टैम्प पेपर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग अपने स्टैम्प पेपर्स को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं।
जेल से छूटने के बाद तेलगी और रतन सोनी इस स्कैम पर काम करना शुरू करते हैं। तेलगी पहले पता लगाता है कि स्टैम्प पेपर बनता कैसे है। उसे पता चलता है कि इंडिया में सिर्फ एक ही प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जो स्टैम्प पेपर छापती है। तेलगी लोगों से अच्छे तरीके से बात करता था और उसे अपना काम निकलवाना आता था। उसने नासिक प्रेस के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। सिक्योरिटी प्रेस हमेशा अपनी पुरानी मशीनों को डिसमेंटल करके पार्ट्स में बेचती है, लेकिन तेलगी ने प्रेस के लोगों को पैसा खिलाकर उनसे मिलकर प्रेस को एज इट इज़ खरीद लिया। अब तेलगी के पास सेम प्रिंटिंग प्रेस थी जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के पास थी। तेलगी वही सेम डिट्टो स्टैम्प पेपर्स छापने लगा। फिर अपने स्टैम्प पेपर्स को तेलगी मार्केट में डिस्काउंट पर बेचने लगा। तेलगी ने इस घोटाले को बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह चलाया। तेलगी ने इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए 350 MBAs को हायर किया। 18 स्टेट्स और 70 सिटीज़ में इन लोगों ने अपने ऑपरेशंस को शुरू किया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर वाला क्राइम है, जिसमें तेलगी ने बिजनेस की तरह अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। ये लोग बल्क में स्टैम्प पेपर्स 20 से 30% डिस्काउंट पर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को बेचने लगे। 1996 से 1997 में तेलगी ने खानापुर में कई प्रॉपर्टीज़ को मुंह मांगे कीमत पर खरीदना शुरू किया। यहीं से तेलगी जयंत तिनेकर की नज़रों में आया। तिनेकर ने लोकल पुलिस से तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम की कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस का कहना था कि कोई ये नहीं कर सकता, तुम पागल हो, अपना काम करो। इधर तेलगी इस स्कैम से इतने पैसे कमा रहा था कि उसके पास 36 प्रॉपर्टीज़ और 124 बैंक अकाउंट्स इंडिया के अलग अलग शहर में थे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और इसके अलावा कई और शहरों में। तेलगी को दिखावा करने की बहुत आदत थी, इसीलिए वो लोगों की नज़रों में आने लगा। न्यू ईयर की रात को ग्रैंड रोड पर एक बार में तेलगी ने एक बार डांसर के ऊपर एक रात में 90 लाख रुपए उड़ा दिए। ये बात उस वक्त चर्चा का विषय बन गई थी। इस वक्त तेलगी पॉलिटिशियंस, प्रेस और पुलिस के साथ मिलकर स्टैम्प पेपर घोटाले को बड़ी आसानी से पूरे देश में चला रहा था। तेलगी की पुलिस वालों के साथ इतनी बनती थी कि जब उसके ऊपर एक बार 6 पुलिस स्टेशन में केस हुआ तो तेलगी पुलिस स्टेशन में आया और उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई थी। फिर भी बड़े आराम से वो पुलिस स्टेशन से चला गया। तेलगी अपनी कम्युनिटी में भी काफ़ी मशहूर था, क्योंकि वो लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करता था और वो हर साल कुछ लोगों को अजमेर शरीफ भेजता था। उनका खर्चा वो खुद करता था और उनसे वहां जाकर मिलता भी था। अगस्त 2000 में कर्नाटक पुलिस को स्टैम्प पेपर स्कैम की टिप मिलती है और वो लोग कुछ नकली स्टैम्प पेपर्स को पकड़ते हैं और इस तरह कर्नाटक पुलिस को तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में पता चलता है। 2001 में बेंगलुरु पुलिस को तिनेकर से टिप मिलती है कि उनको अजमेर शरीफ के पास तेलगी मिल जाएगा। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम तेलगी को पकड़ने के लिए अजमेर पहुंचती है। वहां जाकर ये टीम लोकल पुलिस के साथ मिलकर तेलगी को रेलवे स्टेशन और आसपास की कई जगहों पर ढूंढने लगती है, पर 2-3 दिन तक काफ़ी जगहों पर ढूंढने के बावजूद भी उनको तेलगी कहीं भी नहीं मिलता है। फिर पुलिस अजमेर शरीफ माथा टेकने के लिए जाती है और जैसे ही माथा टेकने के बाद वो लोग लौटने लगते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर को एक आदमी दरगाह का दरवाज़ा चूमते हुए दिखाई देता है, जो तेलगी जैसा दिख रहा होता है। पुलिस ऑफिसर अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाल कर देखता है कि ये आदमी की शक्ल तेलगी से मिल रही है। इस तरह पुलिस तेलगी को पकड़ लेती है। तेलगी को पुलिस पकड़कर जहां वो ठहरा होता है उसी कमरे पे लेके आती है। यहाँ पर पुलिस को काफ़ी ज़्यादा कैश, गोल्ड और स्टैम्प पेपर्स भी मिलते हैं। इस जगह पर आकर तेलगी ने पुलिस वालों को पैसा देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। 7 नवंबर 2001 बेंगलुरु पुलिस तेलगी को अजमेर में अरेस्ट करती है। फिर इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम शुरू करती है। इस केस में कई IPS ऑफिसर्स को भी अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि तेलगी का फ़ोन SIT टैप कर रही थी। वहीं से उनको पता चलता है कि कई पुलिस ऑफिसर्स भी इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं।
इससे ये भी पता चलता है कि तेलगी अब पुलिस स्टेशन से बड़े आराम से अपना स्कैम चला रहा है। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस तेलगी के अलग अलग ठिकाने दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिची वगैरह पे रेड करती है। यहाँ से पुलिस वालों को लगभग 3000 करोड़ के स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स मिलते हैं। जब ये 3000 करोड़ के स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स पकड़े जाते हैं तो यहीं से इस घोटाले की जो वैल्यू है वो 30,000 करोड़ निकल कर आती है, क्योंकि पुलिस का ऐसा मानना है कि अगर 10 ऐसी इलीगल आइटम्स का ट्रांजैक्शन होता है तो उनमें से सिर्फ एक ही पकड़ में आती है। इसीलिए 3000 करोड़ का पकड़ा हुआ सामान 30,000 करोड़ का घोटाला बन जाता है। तेलगी के खिलाफ जब ये सबूत मिलने लगते हैं तो तेलगी पूरे देश में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को पैसा खिलाकर अपनी साइड करने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तेलगी का नार्को टेस्ट भी किया जाता है। इस नार्को टेस्ट में तेलगी कई पॉलिटिशियंस के नाम भी लेता है। बाद में इस नार्को टेस्ट पर भी कई सवाल उठते हैं कि जिस टाइम ये तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ था इस टाइम पे वो होश में था, इसीलिए इस नार्को टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस को तेलगी के नाम पर सिर्फ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ही मिलती है। बाकी के पैसे कहाँ है ये पुलिस को पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक बात तेलगी जो इन्वेस्टिगेशन में शुरू से कह रहा था कि मुझसे 4 Ps की इन्वॉल्वमेंट के बारे में मत पूछना। पहली, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस के एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट। तीसरा, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट। चौथा, प्रॉपर्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट जिसको स्टैम्प पेपर घोटाले से कमाए गए पैसों से खरीदा गया है। थोड़ी देर बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट CBI को दे देता है और तेलगी अपने क्राइम को कबूल करता है, जिसकी वजह से उसे 30 साल की सज़ा सुनाई जाती है। कुछ देर बाद तेलगी की सज़ा को घटाकर 13 साल कर दिया जाता है। इसके बाद तेलगी अपनी सज़ा जेल में काट रहा होता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। 27 अक्टूबर 2017 को तेलगी की अस्पताल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है।